जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ICAR टेक्निकल एग्जाम 2023 में हुए हैं 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में। इन 8 शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं तो उन सभी जीके के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत की कितनी स्थल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो 106 किलोमीटर। भारत की कितनी स्थल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो 106 किलोमीटर। अगला सवाल है, निमाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? निमाड़ी भाषा बोली जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। निमाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? लक्षद्वीप पे। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार द्वारा गठित परिषदों का अपने द्वारा बहिष्कार किए जाने के गुण और दोषों पर बहस की? तो गया अधिवेशन 1922 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार द्वारा गठित परिषदों का अपने द्वारा बहिष्कार किए जाने के गुण और दोषों पर बहस की? गया अधिवेशन 1922 में। अगला सवाल है, भारत में माल एवं सेवा कर GST किस तारीख को लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत में माल एवं सेवा कर GST किस तारीख को लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं में से एक है? तो कर्नाटक की। निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं में से एक है? कर्नाटक की। अगला सवाल है, कोशिका की कौन सी इकाई लिपिड का संश्लेषण करती है? लिपिड का संश्लेषण कौन सी कोशिका करती है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो 30। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो 30। अगला सवाल है, असम का वह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है जिसे 3 विभिन्न नामों से जाना जाता है? तो बिहू। असम का वह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है जिसे 3 विभिन्न नामों से जाना जाता है? तो बिहू। अगला सवाल है, पानी के विद्युत अपघटन के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस या किन गैसों में विघटित हो जाता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस या किन गैसों में विघटित हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड कब खोला गया था? नवंबर 2022 में। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी उपग्रह वाहन लॉन्च पैड कब खोला गया था? नवंबर 2022 में। 1 हेक्टेमीटर में कितने डेकामीटर होता है? तो 10। 1 हेक्टेमीटर में कितने डेकामीटर होता है? 10। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में लगान में वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में लगान में वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1928 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया? तो 1919 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया था? 1919 में। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष में गद्दी पर बैठा? तो 1296 में। दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष में गद्दी पर बैठा था? 1296 में। अगला सवाल है, राजा राजराज शाह चोल प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था वह किस वर्ष में राजा बना था?
तो 985 ईस्वी में राज राजा चोल प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, वह किस वर्ष में राजा बना था? 985 ईस्वी में। सिक्किम राज्य में प्रति वर्ष मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार तागा दावा कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिक्किम राज्य में प्रति वर्ष मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार तागा दावा कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, भारतीय पारदीप का 2/3 भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो आर्कियन चट्टान से। भारतीय पारदीप का 2/3 भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है? आर्कियन चट्टान से। आर्कियन। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की कंचनजंगा चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। हिमालय पर्वत की कंचनजंगा चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था? 1922 में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था? तो 5 फरवरी 1922 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी पदार्थ के भौतिक गुण के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है? तो ज्वलनशीलता को भौतिक गुण के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। और किन्हें किया जाता है? तो द्रव्यमान, गलनांक और रंग को जो है भौतिक गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई दूसरी सर्वाधिक है? तो चीन। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई दूसरी सबसे सर्वाधिक है? तो चीन। और पहली किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1969 में। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सम्राट ने टांका और जीतल के सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सम्राट ने टांका और जीतल के सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में भारत के कोयले के 98% निक्षेप पाए जाते हैं? तो गोंडवाना चट्टानों में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में भारत के कोयले के 98% निक्षेप पाए जाते हैं? तो गोंडवाना चट्टाने में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो आंवला जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है, और फलियां, दूध और मछली जो है ये प्रोटीन के स्रोत हैं। अगला सवाल है, वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म वेलोसिटी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत के प्रथम चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट का क्या नाम है? तो लेक्सी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 10.42 करोड़। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 10.42 करोड़। अगला सवाल है, अकबर के बाद हुए मुगल बादशाहों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। अगला सवाल है, सरकार के राजस्व घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। सरकार के राजस्व घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगला सवाल है, किस राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा भूमिज भाषा बोली जाती है? तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा भूमिज भाषा बोली जाती है? तो झारखंड राज्य में। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के कितने घटक होते हैं? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की साक्षरता दर
सबसे कम है तो गोवा के। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे कम है? तो गोवा राज्य की। 1923 में कांग्रेस के कोकीनाड अधिवेशन में किसने यह कहा था कि हमारा स्वराज्य सर्वराज सभी का राजा होना चाहिए? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। 1923 में कांग्रेस के काकीनाड अधिवेशन में किसने यह कहा था कि हमारा स्वराज सर्वराज सभी का राज होना चाहिए? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला सवाल है, असम राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 92 संशोधन द्वारा देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक बन गई है? तो बोडो। असम राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 92 संशोधन द्वारा देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक बन गई है? तो बोडो। 2022 में नीरज चोपड़ा इतिहास में डायमंड लीग स्वर्ण पदक जीतने वाले डैश भारतीय खिलाड़ी बन गए? तो पहले। 2022 में नीरज चोपड़ा इतिहास में डायमंड लीग स्वर्ण पदक जीतने वाले डैश भारतीय खिलाड़ी बन गए? तो पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 8.6%। अगला सवाल है, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैसूर में। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंक की श्रेणी में आता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंक की श्रेणी में आता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तेलुगु। आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तेलुगु भाषा। अगला सवाल है, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुदुचेरी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुदुचेरी में। अगला सवाल है, हम अपने भोजन में कुल कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं? तो 3। हम अपने भोजन में कुल कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं? तो 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? बांग्लादेश के साथ। और चीन की सीमा है 2 नंबर पे। अगला सवाल है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमलान बोरगोहेन ने भारत में 100 मीटर की दौड़ में कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 10.25 सेकंड का। इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमलान बोरगोहेन ने भारत में 100 मीटर की दौड़ में कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 10.25 सेकंड का। अगला सवाल है, सरकार के प्राथमिक घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सरकार के प्राथमिक घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जीवद्रव्य तंतु जो है ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेनकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम और सुषमांकुर। अगला सवाल है, चोल वंश के शासक काल में विद्यालय के अनुरक्षण के लिए भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो साल भोग के नाम से। चोल वंश के शासन काल में विद्यालय की अनुरक्षण के लिए भूमि को किस नाम से जाना जाता था? साल भोग के नाम से। अगला सवाल है,
लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म डैश नेपाल के तराई के मैदान में स्थित लुम्बिनी नामक पवित्र क्षेत्र में हुआ था? तो दक्षिण। भगवान बुद्ध का जन्म डैश नेपाल के तराई के मैदान में स्थित लुम्बिनी नामक पवित्र स्थान में हुआ था? तो दक्षिणी। दक्षिणी नेपाल के तराई के मैदान में स्थित लुम्बिनी नामक पवित्र क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का डैश हिंदू धर्म का अनुयायी है? तो 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का डैश हिंदू धर्म का अनुयायी है? 79.8%। अगला सवाल है, वृहद विविधताओं के आधार पर भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 6। वृहद विविधताओं के आधार पर भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 6। अगला सवाल है, काठियावाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है? काठियावाड़ी भाषा भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है? तो गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8। निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला सवाल है, 1856 में भारत में उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा विवाह किसकी देख रेख में संपन्न हुआ था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। 1856 में भारत में उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा विवाह किसकी देखरेख में संपन्न हुआ था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। अगला सवाल है, 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फतोरिया यात्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा राज्य से। 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फतोरिया यात्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और कृत्रिम नभोमंडल का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा में। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और कृत्रिम नभोमंडल का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और कृत्रिम नभोमंडल का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा शहर में। अगला सवाल है, प्रतिदिन हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक मात्रा के आधार पर डैश को वृहद पोषकों और सूक्ष्म पोषकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पोषक तत्वों को। प्रतिदिन हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक मात्रा के आधार पर डैश को वृहद पोषकों और सूक्ष्म पोषकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पोषक तत्वों को। अगला सवाल है, राज्य और उनकी बोलियों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो 1, 2 और 3। ओडिशा राज्य में जो है वो बोडो प्रजा भाषा बोली जाती है, और बिहार में अंगिका भाषा बोली जाती है, और गुजरात में खरवा भाषा बोली जाती है, लेकिन हरियाणा में जो है बज्जिका भाषा नहीं बोली जाती है। चकान गान नगाई फसलों की कटाई के बाद का त्योहार है जो डैश में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। चकान गान नगाई फसलों की कटाई के बाद का त्योहार है जो डैश में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में। सिरका को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल के नाम से। सिरका को डैश के नाम से भी जाना जाता है? एसिटिक अम्ल के नाम से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका नाम स्टडी बाय रुपेश है, और वहाँ पे जो है आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और चरमपंथी अलग हो गए और एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा डैश में फिर से एक हो गए?
1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लिपि से आज की गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियों का विकास हुआ है? तो शारदा लिपि से। निम्नलिखित में से किस लिपि से आज की गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियों का विकास हुआ है? तो शारदा लिपि से। अगला सवाल है, गियासुद्दीन तुगलक ने डैश में तुगलक वंश की स्थापना की और सिंचाई व्यवस्था शुरू कराने वाला वह पहला सुल्तान था? तो 1320 में। गियासुद्दीन तुगलक ने डैश में तुगलक वंश की स्थापना की और सिंचाई व्यवस्था शुरू कराने वाला वह पहला सुल्तान था? तो 1320 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुगल बादशाह शाहजहां ने डैश के बीच जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? इसका निर्माण 5000 से अधिक श्रमिकों द्वारा किया गया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1644 से 1656 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने डैश में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और आधिकारिक तौर पर महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद या भारत की महारानी घोषित किया? तो 1877 में। अगला सवाल है, नील विद्रोह जिसे ब्लू म्यूटिनी भी कहा जाता है, यह खेतिहर किसानों का विद्रोह था जो ब्रिटिश नील उत्पादकों के विरुद्ध भारत के डैश क्षेत्र में 1859 से 1860 में हुआ था? तो बंगाल में। नील विद्रोह जिसे ब्लू म्यूटिनी भी कहा जाता है, यह खेतिहर किसानों का विद्रोह था जो ब्रिटिश नील उत्पादकों के विरुद्ध भारत के डैश क्षेत्र में 1859 से 1860 में हुआ था? तो बंगाल में। अगला सवाल है, स्वतंत्रश्री किस धर्म के अनुयायी मनाते हैं? तो जैन धर्म के। स्वतंत्रश्री किस धर्म के अनुयायी मनाते हैं? तो जैन धर्म के। अगला सवाल है, मुसपिलियांगार तट एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन समुद्र तट है, यह डैश राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। मुसपिलियांगार तट एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन समुद्र तट है, यह डैश राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। अगला सवाल है, भारत की संसद ने राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1963 में। भारत की संसद ने राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1963 में। अगला सवाल है, सांची के बौद्ध स्थलों में डैश से लेकर 6वीं से 7वीं ईस्वी के बीच निर्मित बौद्ध संरचनाओं अधिकतर स्तूपों को संरक्षित किया गया है? तो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। सांची के बौद्ध स्थलों में डैश से लेकर 6वीं से 7वीं ईस्वी के बीच निर्मित बौद्ध संरचनाओं अधिकतर स्तूपों को संरक्षित किया गया है? तो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। अगला सवाल है, महालंगुर हिमालय पूर्वोत्तर नेपाल और चीन के दक्षिण मध्य तिब्बत में डैश का एक भाग है? इसमें पृथ्वी की 6 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 माउंट एवरेस्ट, ल्हासे, मकालू और चोयू शामिल है? तो हिमालय में। महालंगुर हिमालय पूर्वोत्तर नेपाल और चीन के दक्षिण मध्य तिब्बत में डैश का एक भाग है। इसमें पृथ्वी की 6 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 माउंट एवरेस्ट, ल्हासे, मकालू और चोयू शामिल है? तो हिमालय में। अगला सवाल है, डैश को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विनय पत्र सौंप दिया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। डैश को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विनय पत्र सौंप दिया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात डैश है? यह 2001 में 1960 था? तो 964। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात कितना है? 964। अगला सवाल है, अम्बुचाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इसे प्रत्येक वर्ष डैश के दौरान आयोजित किया जाता है? यह तांत्रिक क्रियाओं के साथ की जाने वाली तपस्याओं का एक अनुष्ठान है? तो मानसून मध्य जून में। ततैया का डंक क्षारीय होता है लेकिन मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है, इसलिए यदि आपको डंक लग जाए तो आपको मधुमक्खी के डंक पर डैश और ततैया के डंक पर सिरका लगाने की जरूरत होती है। तो मधुमक्खी के डंक पर सोडियम बाइकार्बोनेट और ततैया के डंक पर सिरका लगाने की जरूरत होती है। अगला सवाल है, डैश प्रायश्चित और क्षमा का पर्व है? इसमें जैन लोग विभिन्न स्तरों वाले उपवास और अनेक धार्मिक गतिविधियां करते हैं? तो पर्युषण। डैश प्रायश्चित और क्षमा का पर्व है, इसमें जैन लोगों विभिन्न स्तरों वाले उपवास और अनेक धार्मिक गतिविधियां करते हैं? तो पर्युषण। अगला सवाल है, डैश में चंबल नदी द्वारा कटान किए गए गहरे नालों और नालियों को बीहर कहा जाता है और यह कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो मालवा का पठा।
और कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार और मारवाड़ का पठार है। अगला सवाल है, नियसी पूर्वोत्तर भारत के डैश में सबसे बड़ा जाति समूह है? नियसी तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को डैश भी कहा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को डैश भी कहा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, डैश ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि है जिसे गंधारी लिपि भी कहा जाता है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। डैश ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि है जिसे गंधारी लिपि भी कहा जाता है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। अगला सवाल है, तिब्बती कैलेंडर के प्रथम माह के 15वें दिन डैश में ताशीदिंग मठ में बुमचू उत्सव मनाया जाता है? तो सिक्किम में। तिब्बती कैलेंडर के प्रथम माह के 15वें दिन डैश में ताशीदिंग मठ में बुमचू उत्सव मनाया जाता है? तो सिक्किम में। भारत में मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और उड़ीसा इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त करने वाला पहली भाषा कौन सी थी? तो तमिल। 6 भाषाएं कौन सी है शास्त्रीय? तो मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और उड़िया। और पहली कौन सी थी? तो तमिल। अगला सवाल है, खड़क वासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और इसे महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर डैश नदी पर निर्मित किया गया है? तो मुठ्ठा नदी पर। खड़क वासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और इसे महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर डैश नदी पर निर्मित किया गया है? तो मुठ्ठा नदी पर। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इनमें से कब जोड़ा गया? तो 2004 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें कब जोड़ा गया था? 2004 में। अगला सवाल है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर में डैश शीर्षक से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का विमोचन किया? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर में डैश शीर्षक से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का विमोचन किया? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वैली बींग। अगला सवाल है, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ पंत ने वर्षीय तप पर डैश तक अनवरत उपवास करके अपनी तपस्या पूरी की? तो 13 माह 13 दिन। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ ने वर्षीय तप पर डैश तक अनवरत उपवास करके अपनी तपस्या पूरी की? तो 13 माह 13 दिन। अगला सवाल है, डैश आहार पौधों पर तथा पौधों से निर्मित खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है? तो वीगन। डैश आहार पौधों पर तथा पौधों से निर्मित खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है? तो वीगन। अगला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गर्म करने पर मैग्नीशियम पट्टी चमकदार डैश लोह के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है? तो सफेद लोह के साथ। गर्म करने पर मैग्नीशियम पट्टी चमकदार डैश लोह के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है? सफेद लोह के साथ। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो 1867 में बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? 1867 ईस्वी में बम्बई में। अगला सवाल है, भारत और डैश ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार की जिम्मेदारी लेते हुए फरवरी 2023 में सामुद्रिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सेशल्स में। भारत और डैश ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार की जिम्मेदारी लेते हुए फरवरी 2023 में सामुद्रिक सहयोग एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और सेशल्स में। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में किस वर्ष अंतिम जनगणना की गई? तो 2011 में। अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में किस वर्ष अंतिम जनगणना की गई थी? तो 2011 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग नहीं है? सड़क निर्माण लागत। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग नहीं है? तो सड़क निर्माण लागत नहीं है। अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गोवा में किस दिन को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गोवा में किस दिन को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 फरवरी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की एक अप्रत्यक्ष लागत है? उत्पादन की एक अप्रत्यक्ष लागत कौन सी है? किराया व्यय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है? तो अर्थवेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है? अर्थवेद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। निम्नलिखित में से किसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भाग है? तो सागौन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भाग है? सागौन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन ए। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश संसद ने अंतिम भारत सरकार अधिनियम पारित किया? तो 1935 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश संसद ने अंतिम भारत सरकार अधिनियम पारित किया? 1935 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे सामान्य भाषा है? तो मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे सामान्य भाषा है? तो मराठी। पहली कौन सी है? हिंदी। दूसरी कौन सी है? बंगाली। और तीसरी कौन सी है? तो मराठी। अगला सवाल है, अनंत पर स्थित बिंब के लिए अवतल दर्पण डैश प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो फोकस पर। अनंत पर स्थित बिंब के लिए अवतल दर्पण डैश प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो फोकस पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी? 1969 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी? 1969 में। अगला सवाल है, बाल महिला विकास समिति डैश में स्थित एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है? तो मध्य प्रदेश में। बाल विवाह विकसित समिति डैश में स्थित एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, 2011 में भारत की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो 2 चरणों में। 2011 में भारत की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में डैश से गुजरने वाली भारत की मानक किलोमीटर रेखा का समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है? तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में डैश से गुजरने वाली भारत की मानक किलोमीटर रेखा पर का समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है? तो मिर्जापुर में। विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों के साथ भूमि पर एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र डैश के रूप में जाना जाता है? तो जीवों के रूप में। विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों के साथ भूमि पर एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र डैश के रूप में जाना जाता है? तो जीवों के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1494 में फरगान की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर। निम्नलिखित में से कौन 1494 में फरगान की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को भारत की शास्त्रीय भाषाएं घोषित की? तो 2008 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को भारत की शास्त्रीय भाषाएं घोषित की? तो 2008 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो 1949 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था? 1949 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विवर्तनिक प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है? तो सूखा जो है ये विवर्तनिक प्लेट की गतिविधियों से नहीं है।
और कौन कौन से हैं? तो भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट और भूस्खलन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? तो चोल वंश के। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? चोल वंश के शासनकाल में। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? फरवरी 1922 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? फरवरी 1922 में। अगला सवाल है, हज डैश के पवित्र शहर का एक पवित्र तीर्थ है? तो मक्का का। हज डैश के पवित्र शहर का एक पवित्र तीर्थ है मक्का का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भाषा एक द्रविड़ भाषा नहीं है? तो बोडो जो है एक द्रविड़ भाषा नहीं है। और कौन सी है? कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जो है एक द्रविड़ भाषा है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 को। अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन से वन ज्वार भाटा से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। अगला सवाल है, 2013 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? मलयालम। 2013 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मलयालम को। अगला सवाल है, शरीर से उपचित भोजन के निष्कासन में निम्नलिखित में से क्या मदद करता है? तो रफेज। शरीर से अपचित भोजन के निष्कासन में निम्नलिखित में से क्या मदद करता है? रफेज। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में चौथे स्थान पर है? गोवा जो है वो साक्षरता दर के मामले में चौथे स्थान पर है। अगला सवाल है, बारदोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म डैश के शुभ दिवस पर हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म डैश के शुभ दिवस पर हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के। अगला सवाल है, 1873 में निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। 1873 में निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। अगला सवाल है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी डैश माह में मनाई जाती है? तो चैत्र माह में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी डैश माह के में मनाई जाती है? तो चैत्र माह में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि उत्सव है? तो हॉर्नबिल। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि त्योहार है? तो हॉर्नबिल। अगला सवाल है, भारतोलक मार्टिन देवी ने 86 केजी के पुराने युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भंग करके डैश का नया रिकॉर्ड बनाया? तो 88 केजी का। भारतोलक मार्टिन देवी ने 86 केजी के पुराने युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भंग करके डैश का नया रिकॉर्ड बनाया? 88 केजी का। अगला सवाल है, 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? दी रॉलेट एक्ट। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? दी रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत डैश होती है? या तो बढ़ती है या तो घटती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत डैश होती है? या तो बढ़ती है या तो घटती है। अगला सवाल है, जैन धर्म के अंतर्गत कितने प्रमुख पंथ है? तो 2। जैन धर्म के अंतर्गत कितने प्रमुख पंथ हैं? तो 2। चूना पत्थर गर्म किए जाने पर अस्थमित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह डैश का उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का। चूना पत्थर गर्म किए जाने पर अस्थमित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह डैश का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को डैश कहा जाता है? तो उत्तक। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को डैश कहा जाता है? उत्तक।